हेलो एवरीवन, आज हम लोग कुछ एमसीक्यू देखेंगे जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्च क्या है? मोम है, पॉलीसेकेराइड्स है, डाइसेकेराइड है या मोनोसेकेराइड है? देखिए, कार्बोहाइड्रेट जो है उसका वर्गीकरण जो है वो 3 पार्ट्स में है। पहला है मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड के अंतर्गत ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज आते हैं और डाइसेकेराइड के अंतर्गत सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज आते हैं। और पॉलीसेकेराइड में स्टार्च, डेक्स्ट्रीन, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, पैक्टिन आते हैं। तो स्टार्च हमारा क्या हुआ? पॉलीसेकेराइड, ऑप्शन बी सही होगा। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, कार्बोज का कार्य क्या है? कार्बोहाइड्रेट का कार्य यहाँ पर पूछा है। ऑप्शन ए, प्रोटीन को अन्य कार्यों से मुक्त करना। ऑप्शन बी, ऑक्सीजन का परिवहन। ऑप्शन सी, हड्डियों को स्वस्थ बनाए रखना। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कार्बोहाइड्रेट का कार्य क्या है? प्रोटीन को अन्य कार्यों से मुक्त करना। ऑप्शन ए सही होगा। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, कार्बोहाइड्रेट का चयापचय की प्रणाली को सही क्रम में लिखिए। यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म की बात की गई है। तो इसमें दिया हुआ है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लाइकोजन, फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, पायरुवेट। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। पहला आएगा इसमें ग्लाइकोजन, दूसरा आएगा इसमें ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, फिर उसके बाद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फिर फ्रैक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, फिर पायरुवेट। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, ग्लाइकोजन का संग्रह शरीर के किस भाग में होता है? ए है आमाशय, बी है छोटी आंत, सी है यकृत, डी है पित्ताशय। तो ग्लाइकोजन का जो संग्रह है वह यकृत में होता है। ऑप्शन सी सही होगा। इसके बाद है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, निम्न में मोनोसेकेराइड है, सुक्रोज, ग्लूकोज, मांड या सेल्यूलोज? जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, मोनोसेकेराइड जो है उसके अंतर्गत ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज आते हैं। इसका ऑप्शन बी सही होगा, ग्लूकोज। सिक्स क्वेश्चन है हमारा, ई है पाचक रस बिना पचे कार्बोज को डाइसेकेराइड में परिवर्तित कर देता है। तो ऐसा कौन सा रस है जो कि बिना पचे कार्बोज को डाइसेकेराइड में परिवर्तित कर देता है? अमाइलेज, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, लाइपेज। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए सही होगा, एमाइलेज। एमाइलेज को टाइलिन भी कहा जाता है। इसके बाद है सेवेंथ क्वेश्चन हमारा, आईसीएमआर के अनुसार कार्बोहाइड्रेट की दैनिक मात्रा एक गर्भवती महिला के लिए होनी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट पर डे एक प्रेग्नेंट वुमेन को कितना देना चाहिए? ऑप्शन ए 100 ग्राम, ऑप्शन बी 200 ग्राम, ऑप्शन सी 135 ग्राम, ऑप्शन डी 150 ग्राम। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा, 135 ग्राम। इसके बाद है एट्थ क्वेश्चन है हमारा, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा क्रमशः अवरोही क्रम में लगाइए। अवरोही क्रम का मतलब होता है ज़्यादा से कम की ओर। तो कार्बोहाइड्रेट किस में ज़्यादा होगा? शक्कर में ज़्यादा होगा। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट शक्कर के बाद आलू में ज़्यादा होगा। तो उसी से हम देख लेंगे, आंसर इसका बी सही होगा। पहला है शक्कर, उसके बाद आलू, उसके बाद अनाज, उसके बाद सोयाबीन और फिर सब्जियां। इसके बाद है हमारा नाइन्थ क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट के संगठन का निम्न में से कौन सा अंग नहीं है? जैसा कि आप जानते हैं, कार्बोहाइड्रेट जो है वो कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के रासायनिक सहयोग से बनने वाला एक यौगिक होता है। तो इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आएगा, नाइट्रोजन इसमें गलत होगा। ऑप्शन सी। इसके बाद है 10वां क्वेश्चन हमारा, मधुमेह के लक्षण निम्नलिखित में नहीं हैं। इसमें मधुमेह के लक्षण निम्नलिखित हैं। पहला है पॉलीयूरिया, दूसरा पॉलीडिप्सिया, तीसरा हाइपोग्लाइसीमिया, चौथा हाइपोफेजिया, पांचवा हाइपरग्लाइसीमिया। यहाँ पर ये देखना है कि पॉलीयूरिया का मतलब क्या होता है, जब यूरिन ज़्यादा आता है।
पॉलीडिप्सिया जब हमें प्यास ज़्यादा लगती है। हाइपोग्लाइसीमिया यहाँ पर क्या है, हाइपोग्लाइसीमिया जब रक्त शर्करा का स्तर सामान्य से नीचा चला जाए। सामान्य कितना होता है, 70 मिलीग्राम पर DL होता है। जब उससे कम हो जाए 70 से तो उसे हम हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं। और हाइपरग्लाइसीमिया क्या होता है, जब रक्त शर्करा की मात्रा अधिक हो जाए। तो जब किसी को डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं उनको पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया और हाइपरग्लाइसीमिया के लक्षण दिखाई देते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी। इसके बाद है हमारा 11th क्वेश्चन, स्टार्च को शर्करा में बदलने वाला एंजाइम का नाम है। तो स्टार्च को शर्करा में कौन सा एंजाइम बदलता है। ऑप्शन है ए लाइपेज, ऑप्शन बी पेप्सिन, ऑप्शन सी टाइलिन, ऑप्शन डी रेनिन। ऑप्शन इसका सी सही होगा, टाइलिन। इसके बाद है 12th क्वेश्चन हमारा, एमाइलेज को डैश भी कहते हैं। देखिए पहले भी हमने पढ़ा था कि एमाइलेज को टाइलिन भी कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। इसके बाद है 13 क्वेश्चन हमारा, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है। मुख गुहा से, अग्नाशय से, पक्वास से यानी कि ड्यूडिनम से, आंतों से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मुख गुहा से। इसके बाद है 14 क्वेश्चन हमारा, HbA1c की वह मात्रा जिससे ऊपर मनुष्य को मधुमेह से ग्रस्त माना जाता है। देखिए HbA1c जो टेस्ट होता है, ये टेस्ट हम लोग डायबिटिक पेशेंट के लिए करते हैं। इसमें क्या होता है कि रक्त में शुगर की मात्रा को देखने के लिए टेस्ट किया जाता है। इसमें पिछले साल के 2-3 महीने में जो मरीज पेशेंट हैं उनमें जो शुगर का जो औसतन लेवल मतलब चेक किया जाता है कि उनका 2-3 मंथ पहले या फिर अब तक कितना उनका औसतन रक्त का स्तर रहा है। तो इसमें क्या होता है कि जो नॉर्मल रेंज वैसे तो 5.6% रहती है, लेकिन अगर 6.5 से ज़्यादा हो जाए तो वो डायबिटिक पेशेंट कहलाएगा। अगर 5.6% से 6.5 के बीच रहे तो वो नॉर्मल नहीं कहेंगे, उसे प्री डायबिटिक कहेंगे पेशेंट को। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 6.5%। फिर है इसके बाद हमारा क्वेश्चन 15, मानव शरीर में प्रोटीन के कार्य में वे निम्नलिखित हैं। तो प्रोटीन का कार्य क्या होता है, ए ऊतकों की वृद्धि एवं रखरखाव, बी वांछनीय बैक्टीरिया की वर्धक वृद्धि, सी पृथक्कारी के रूप में कार्य करना, डी समुचित पीएच का रखरखाव, ई पोषक तत्वों का संवहन। तो देखिए प्रोटीन क्या कार्य करता है, ऊतकों की वृद्धि एवं रखरखाव करता है, ये तो सही है, ये तो सभी लोगों को पता होगा। और क्या है इसमें ऑप्शन डी समुचित पीएच का रखरखाव, ऑप्शन ई पोषक तत्वों का संवहन। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। इसके बाद है प्रोलाइन, यह एक अनावश्यक अमीनो अम्ल है। ऑप्शन में है असंगत, असंबंधित, गलत या सही। तो देखिए प्रोलाइन जो है वो एक अनावश्यक अमीनो अम्ल है, तो ये बात सही है। इसका ऑप्शन डी सही होगा। इसके बाद है 17, अभिकथन दिया हुआ है इसमें, एक क्वाशियोरकर बालक में निचले अंगों में सूजन हो जाती है, कारण इसका वृक्क सोडियम को बाहर निकलने में असमर्थ रहती है, अतः जल पुनः संकलित हो जाता है बॉडी में। तो देखिए जो क्वाशियोरकर पेशेंट होते हैं, क्वाशियोरकर बालक होता है, तो उसमें क्या होता है, निचले अंगों में सूजन तो होती है, लेकिन उसकी पूरी कोशिकाओं में, ऊतकों में सूजन हो जाती है, न कि निचले ही अंगों में होती है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा इसका, क्योंकि बी सही है लेकिन ए गलत है, क्योंकि बॉडी के पूरी बॉडी में सूजन आ जाती है, न कि निचले अंगों में। इसके बाद है 18 क्वेश्चन हमारा, वृद्धि का अभाव, चिड़चिड़ापन, त्वचा परिवर्तन और बालों में परिवर्तन, यह सारे लक्षण हैं। तो देखिए ये सारे लक्षण कब देखे जाते हैं बॉडी में, चिड़चिड़ापन, त्वचा में परिवर्तन,
ये लक्षण जो होते हैं ये मेरास्मस के होते हैं। तो मेरास्मस किसकी कमी से होता है? पीएम की। जब प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन हो जाए, मालन्यूट्रिशन, तो उसकी कमी से क्या होगा? पीएम होगा। ऑप्शन ए सही होगा। इसके बाद है हमारा 19 क्वेश्चन, प्रोटीन मुख्यतः इनमें से किस रूप में अवशोषित किए जाते हैं? ट्राइपेपेटाइड, पॉलीपेपेटाइड, डाइपेपेटाइड या अमीनो एसिड्स? तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, अमीनो एसिड। इसके बाद है प्रोटीन में कितने प्रतिशत लगभग नाइट्रोजन पाई जाती है? तो देखिए प्रोटीन में नाइट्रोजन जो है वो तो 15 से 16% होती है। बाकी के औरों को भी जान लेते हैं। जैसे कार्बन है, कार्बन 50% होता है, हाइड्रोजन 7% होता है, ऑक्सीजन 32% होता है, नाइट्रोजन जैसा कि मैंने आपको बताया 15 से या 16% होगा। उसके बाद सल्फर जो है वो 3% होगा, फास्फोरस 3% होगा। देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे भी गए हैं कि प्रोटीन में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन होती है। इसके साथ साथ अन्य को भी जान लेना सही है। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। उसके बाद है न्यूक्लियोप्रोटीन एवं ग्लाइकोप्रोटीन को जाना जाता है। ए साधारण प्रोटीन के रूप में, बी व्युत्पन्न प्रोटीन के रूप में, सी युग्मी प्रोटीन के रूप में या डी प्रोटेमिन के रूप में। तो न्यूक्लियोप्रोटीन जो है वो हमारा ऑप्शन सी सही होगा। इसमें न्यूक्लियोप्रोटीन को जाना जाता है युग्मी प्रोटीन के रूप में। फिर है ऑप्शन 20, क्वेश्चन 22, भारतीय प्रौढ़ पुरुष की औसत दैनिक आवश्यकता प्रोटीन की है। तो इसमें हमें प्रोटीन को बताना है कि आईसीएमआर के अकॉर्डिंग एक पुरुष को कितनी प्रोटीन पर डे लेनी चाहिए। ऑप्शन ए 35 ग्राम, ऑप्शन बी 40 ग्राम पर डे, ऑप्शन सी 46.2 ग्राम पर डे, ऑप्शन डी 42.99 ग्राम पर डे। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा। 42.9 ग्राम पर डे। इसके बाद है 23 क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा दिए गए कूट में से सही कूट का चयन करें। इसमें दिया गया है, इसमें हमें मैच करना है। अंडे में कौन सी प्रोटीन होती है, दूध में कौन सी प्रोटीन होती है, गेहूं और मांस में कौन सी प्रोटीन होती है। तो इसको हम ऐसे मैच कर लेंगे कि गेहूं में कौन सी प्रोटीन होगी? ग्लूटीन। अंडे में कौन सी प्रोटीन होगी? एविडिन। दूध की प्रोटीन केसिन, मांस की प्रोटीन कोलेजन। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए का थर्ड, ऑप्शन डी सही होगा इसमें। उसके बाद है 24 क्वेश्चन, निम्न में से एल्ब्यूमिन किस में पाया जाता है? एल्ब्यूमिन बालों में पाया जाता है, गेहूं में पाया जाता है, अंडे में पाया जाता है या रक्त में पाया जाता है? तो देखिए एल्ब्यूमिन जो होता है वह अंडे में पाया जाता है। एल्ब्यूमिन प्रोटीन की बात यहाँ पर हो रही है। उसके बाद है 25 क्वेश्चन, 5 ग्राम प्रोटीन देगा कितनी किलो कैलोरी? ए ऑप्शन ए 18 किलो कैलोरी, ऑप्शन बी 20 किलो कैलोरी, ऑप्शन सी 25 किलो कैलोरी, ऑप्शन डी 45 किलो कैलोरी। तो देखिए 1 ग्राम प्रोटीन देता है 4 किलो कैलोरी, तो उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन बी सही यहाँ पे रहेगा, 20 किलो कैलोरी। उसके बाद है ऑप्शन क्वेश्चन 26, दालों में किस अमीनो अम्ल का अभाव होता है? लाइसिन, मिथियोनिन, ल्यूसिन या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दालों की अगर बात की जाए तो मिथियोनिन उसमें नहीं होता। उसके बाद है 27 क्वेश्चन हमारा, आहार में सतप्त वसा उच्चता निम्नलिखित विकारों में से एक हो सकती है। यहाँ पर सैचुरेटेड फैटी एसिड की बात हो रही है। तो इसमें ऑप्शन है ए गुर्दा खराब होना, ऑप्शन बी हृदय वाहिका रोग, ऑप्शन सी रतौंधी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जब हम फैटी एसिड ज़्यादा लेने लगते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड, तो हमें हार्ट डिसीज़ की प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। इसके बाद है 28 क्वेश्चन हमारा, शाकाहारी आहार में सामान्यतः कमी होती है। सतप्त वसा की यानी सैचुरेटेड फैटी एसिड, असतप्त वसा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड या विटामिन सी की या रेसो की। तो यहाँ पे जब हम शाकाहारी आहार लेते हैं तो उसमें ज़्यादातर देखा जाता है कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की कमी ज़्यादा होती है।
उसके बाद है 29 क्वेश्चन, शिशु के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यक वसीय अम्ल है। तो इसमें ऑप्शन देखने हैं हमें, लिनोलेनिक अम्ल, ऑप्शन बी लिनोलेनिक अम्ल, ऑप्शन सी आर्किडोनिक अम्ल, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें शिशुओं के लिए बात की गई कि उनके लिए आवश्यक प्रोटीन कौन सी, आवश्यक अवश्य अम्ल कौन सा होगा। तो देखिए शिशु के लिए जो होता है वो आर्किडोनिक जो होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है उनके मानसिक विकास के लिए। इसमें ऑप्शन सी सही होगा। आर्किडोनिक जो होता है वो हम एल्जाइमर जो पेशेंट होते हैं उनको भी दे सकते हैं। स्टार्टिंग में यदि आर्किडोनिक दिया जाए तो कुछ हद तक हम बचाव कर सकते हैं अल्जाइमर से। इसके बाद है 30 क्वेश्चन हमारा, वसा या तेल को अधिक देर तक गर्म करने से हानिकारक पदार्थ बनता है। अधिक देर तक गर्म करना, जैसे कि हम पूड़ी कचौड़ी इस टाइप से कुछ बनाते हैं, आपने देखा होगा बाहर भी इस तरीके से पकौड़े वगैरह बनते रहते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं बार बार उसी ऑयल में पकाते रहते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है एक हानिकारक पदार्थ बनता है एक्रोलीन। ऑप्शन बी इसका सही होगा, एक्रोलीन। 31 क्वेश्चन है हमारा, यौगिक लिपिड का उदाहरण है ग्लाइकोलिपिड, वसीयम, ग्लिसरॉल या वसा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा, ग्लाइकोलिपिड्स। 32 क्वेश्चन है हमारा, वसा की कमी से निम्न रोग हो जाता है, डायबिटीज़, फाइनोडर्मा या मोटापा या क्वाशियोरकर। तो वसा की जब वसा की कमी होती है तो क्या होता है फाइनोडर्मा हो जाता है। देखिए वसा की कमी से फाइनोडर्मा तो होता ही है। फाइनोडर्मा एक वो भी होता है कि जब फाइनोडर्मा को हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं, जब विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाती है तभी भी फाइनोडर्मा होता है। और आवश्यक वसीय अम्ल जब हम असेंशियल फैटी एसिड नहीं लेंगे, कम लेंगे, हमारी बॉडी में कम रहेंगे, तभी भी फाइनोडर्मा देखा जाता है। और विटामिन ए की डेफिशिएंसी में भी होता है। चलिए आगे देखते हैं। 33 क्वेश्चन है हमारा, वसा में घुलनशील विटामिन हैं। ऑप्शन ए बी कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन बी एंड सी, ऑप्शन सी ए डी ई के, ऑप्शन सी नन ऑफ दीज। तो वसा में कौन कौन से घुलनशील विटामिन होते हैं, ऑप्शन सी सही है इसका, ए डी ई के। इसके बाद है 34 क्वेश्चन, कैरोटीन का शोषण करने के लिए भोजन में निम्न पदों की ज़रूरत होती है। ऑप्शन ए वसा, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन डी विटामिन बी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए वसा की। 35 क्वेश्चन है हमारा, वसा को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम पाया जाता है लार में, आमाशय रस में, अग्नाशय रस में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा अग्नाशय रस में। चलिए आगे देखते हैं। 36 क्वेश्चन है हमारा, शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक तत्व है। तो जब भी हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है तो हम क्या लेंगे, मतलब तुरंत एनर्जी के लिए। तो इसमें ऑप्शन है ए प्रोटीन, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी वसा, ऑप्शन डी खनिज लवण। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, कार्बोहाइड्रेट। इसके बाद है 37 क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट के अत्यधिक सेवन से क्या परिणाम होगा। ऑप्शन ए रिकेट्स, ऑप्शन बी मोटापा, ऑप्शन सी एनीमिया, ऑप्शन डी कुष्ठ रोग। तो जब हम कार्बोहाइड्रेट का ज़्यादा सेवन करते हैं तो उससे क्या होता है मोटापा। ऑप्शन बी सही होगा इसका। 38 क्वेश्चन है हमारा, प्रोटीन की कमी से बच्चों में यह रोग दिखाई देता है। ऑप्शन ए क्वाशियोरकर, ऑप्शन बी रतौंधी, ऑप्शन सी रिकेट्स, ऑप्शन डी मैरास्मस। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा, क्वाशियोरकर। देखिए प्रोटीन और एनर्जी की कमी पूछी जाए तो उसकी वजह से तो मैरास्मस होगा, और प्रोटीन की कमी से पूछा जाए तो क्वाशियोरकर होगा। मैरास्मस जो होता है वह सामान्यतः 6 महीने के पश्चात जब बच्चों में प्रोटीन तत्वों की आवश्यकता की कमी हो जाती है, प्रोटीन तत्वों की, तब देखा जाता है। लेकिन जो क्वाशियोरकर रहता है वह 1 वर्ष से 3 वर्ष तक के बच्चों में देखा जाता है। इसके बाद है हमारा 39 क्वेश्चन, आईसीएमआर के अनुसार महिला के लिए औसत दैनिक आवश्यकता प्रोटीन की है। तो इसमें प्रोटीन की आवश्यकता पूछी है महिला के लिए कितनी है पर डे प्रोटीन की आईसीएमआर के अकॉर्डिंग।
ऑप्शन ए 36.3 ग्राम, ऑप्शन बी 33.3 ग्राम पर डे, ऑप्शन बी 40%, ऑप्शन सी 46.6%। तो इसमें सही आंसर होगा हमारा 36.3%, ऑप्शन ए। इसके बाद है 40 क्वेश्चन हमारा, प्रोटीन के चयापचय का मुख्य पदार्थ होता है। ऑप्शन ए आयोडीन, ऑप्शन बी यूरिया, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन डी ग्लाइकोजन। तो इसमें ऑप्शन बी यूरिया सही है। इसके बाद है 41 क्वेश्चन, निम्न वसा म्यूफा का सर्वोत्तम साधन है। तो म्यूफा जो होते हैं वो उनका सर्वोत्तम साधन कौन सा होगा। देखिए फैटी एसिड जो होते हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, एक तो सैचुरेटेड फैटी एसिड, दूसरा है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो होते हैं वो म्यूफा और प्यूफा में होते हैं। म्यूफा मतलब मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो इसमें सही आंसर होगा जैतून, क्योंकि जैतून का तेल ये म्यूफा का सर्वोत्तम साधन माना जाता है। इसके बाद है 42 क्वेश्चन, वसा के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम आवश्यक है। ए रेनिन, बी एमाइलेज, सी लाइपेज, डी पेप्सिन। तो वसा के लिए कौन सा एंजाइम आवश्यक है, लाइपेज, ऑप्शन सी। इसके बाद है 43 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके ऑक्सीडेशन से सर्वाधिक ऊर्जा प्रति ग्राम प्राप्त होगी। यहाँ पे पूछा जा रहा है यदि हम कोई पोषक तत्व लेंगे तो उसमें उसके ऑक्सीडेशन से किससे सबसे ज़्यादा हमें एनर्जी मिलेगी। ए वसा, बी प्रोटीन, सी ग्लूकोज, डी ग्लाइकोजन। तो देखिए वसा जो होती है, जब हम 1 ग्राम वसा लेंगे तो उससे हमें 9 किलो कैलोरी मिलेगी, और जब हम प्रोटीन लेंगे 1 ग्राम तो उससे हमें 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलेगी। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही रहेगा। यदि पूछा जाता है यहाँ पे कि तुरंत एनर्जी के लिए, मतलब हमें तुरंत एनर्जी चाहिए तो हम क्या लेंगे, तो वहाँ पे ग्लूकोज हमारा सही होता। क्वेश्चन है आगे हमारा 44, माँ के दूध में प्रोटीन कौन सी होती है। ऑप्शन ए लैक्टोएल्बुमिन, ऑप्शन बी लैक्टोग्लोबुलिन, ऑप्शन सी केसीन, ऑप्शन सी डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए लैक्टोएल्बुमिन। इसके बाद है हमारा 45 क्वेश्चन, वसा में घुलनशील है, वसा घुलनशील है। ए पानी में, बी ईथर में, सी कार्बन टेट्राक्लोराइड में, ऑप्शन डी क्लोराइड में। तो वसा हमारी जो घुलनशील होती है वो ईथर में होती है। वहीं यहाँ पे अघुलनशील देता तो हम ऑप्शन ए सही मानते, पानी में। इसके बाद है 46 क्वेश्चन, पित्त आवश्यक होते हैं। ऑप्शन ए प्रोटीन पाचन के लिए, ऑप्शन बी वसा पाचन के लिए, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट के लिए, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पित्त जो आवश्यक होते हैं वो पचा के वसा के पाचन के लिए होते हैं। इसके बाद है 46 क्वेश्चन हमारा, आवश्यक अमीनो अम्ल नहीं है। तो देखिए आवश्यक अमीनो अम्ल कौन से हैं, इसके ऊपर एक मैं आपको बता दूं, एक मिनट। देखिए ये हमारे आवश्यक आवश्यक प्रोटीन है ये हमारे। इसके अंतर्गत कौन कौन से आएंगे, वैलिन, आइसोल्यूसिन, फिनोलेनिन और हिस्टीडीन, अर्जिनिन, लाइसिन, ल्यूसिन, मिथ्योनिन, ट्रिप्टोफैन, थ्रियोनिन। इसको याद करने के लिए एक ट्रिक भी है, तो वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए इस तरीके के जो चीज़ें होती हैं उनको हम ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। जैसे कि इसके लिए ट्रिक है, एक मिनट, VIP हॉल में PT। इस तरीके से हम आवश्यक अमीनो फैटी एसिड, आवश्यक अमीनो अम्ल को याद कर सकते हैं। देखिए V वैलिन, I आइसोल्यूसिन, P फिनोलाइनिन, फिर है H से हिस्टीडीन, A से अर्जिनिन, फिर L लाइसिन, ल्यूसिन, मिथ्योनिन और ट्रिप्टोफैन और थ्रियोनिन। इस तरीके से हम इनको याद कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, आवश्यक अमीनो अम्ल नहीं है, इसमें नहीं का पूछा है। तो ल्यूसिन हमारा था, वैलिन था, ठीक है,
और ये भी था हमारा अर्जिनिन भी था। इसमें कौन सा नहीं था हमारा, एलानिन नहीं था। ठीक है, तो ये ऑप्शन सी होगा इसमें सही आंसर। नहीं पूछा है इसमें। ठीक है, इसके बाद चलते हैं आगे। 48 क्वेश्चन है हमारा। प्रोटीन मुख्यतः है इनमें से किस रूप में अवशोषित होती है? प्रोटीन किस रूप में अवशोषित होती है? ए डाईपेप्टाइड, बी अमीनो एसिड, सी पॉलीपेप्टाइड, डी ट्राईपेप्टाइड। तो देखिए प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड में होती है। ऑप्शन बी सही होगा इसका। उसके बाद है 49 क्वेश्चन। निम्न में से अपूर्ण प्रोटीन कौन सा है? इसमें अपूर्ण प्रोटीन की बात की गई है। तो दूध से तो हमें पूर्ण प्रोटीन मिलता है, दाल से भी, अंडे से भी। इसमें ऑप्शन सी होगा, जिलेटिन। इसके बाद है हमारा लास्ट क्वेश्चन। धात्री माता यानी कि लैक्टेशन वुमेन जो होती हैं, लैक्टेशन मदर, उनको 0 से 6 माह के लिए प्रोटीन पूछा है। आईसीएमआर के अकॉर्डिंग 49.9 ग्राम पर डे, 55 ग्राम पर डे, या 48.9 ग्राम पर डे, या 46.9 ग्राम पर डे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 49.9 ग्राम पर डे। देखिए वैसे तो वुमेन को दिया जाता है प्रोटीन 36.3 ग्राम पर डे, लेकिन 0 से 6 मंथ का जब उनका बेबी होता है लैक्टेशन वुमेन के, तो उसमें हम प्लस कर देते हैं 13.6 ग्राम पर डे। तो उसमें 49.9 ग्राम पर डे आ जाएगा। देखिए अगर आईसीएमआर की भी मैं एक वीडियो डालूँगी तो उसमें देख लेंगे कि आईसीएमआर में किसको कितनी प्रोटीन, एनर्जी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट वगैरह दिए गए हैं। थैंक यू।